हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत सभी का दिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच कुछ और नए एमसीक्यूज लेकर के, जहां हम जो आपके एमपी वर्ग 1 और एस्टेट को टारगेट करते हुए चल रहे हैं। तो कल ऑफिशियली जो एस्टेट का सिलेबस था वो भी बोर्ड ने रिलीज कर दिया है 8 दिन पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि 8 दिन पहले आप लोगों का सिलेबस आ रहा है, बट स्टिल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे पहले तक तो सिलेबस ही नहीं था, तो प्रिपरेशन ही हम अलग लेवल पर कर रहे थे। बट एटलीस्ट सिलेबस तो आ गया। वो कहते हैं ना कि कुछ नहीं मिलने से बेहतर कुछ मिल जाना बेहतर है। तो अभी तक तो मैं यही नहीं पता था कि किससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आने वाला है, क्या आने वाला है। और ये जो स्टेट है ये तो वो भी काफ़ी साल के बाद रहा है ना। तो बहरहाल अभी आपका जो सिलेबस है वो आउट हो गया है, कल ही आया था, है ना। वीडियो मैंने नहीं बनाया था, मैंने कहा क्यों झटका देना, पता तो चल ही गया होगा बच्चों को। बहरहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एमपी टेट का तो हमारे पास सिलेबस पहले से ही था, तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन दोनों के बीच में नहीं है, सिमिलर ही है। और वैसे भी पीजीटी कॉमर्स लेवल पर 1-2 चैप्टर का वेरिएशन होता है, बाकी तो 101% 90 to 95% जो सिलेबस होता है वो लगभग सेम ही होता है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। इस बार केवीएस ने कुछ चेंजेस के साथ किया था, तो वो ठीक है। बाकी तो यूपी टीजीटी पीजीटी का भी सिलेबस वही, यूपी पीजीटी का भी सिलेबस वही है। एमपी वर्ग 1 देख रहा हूँ तो उसका भी सिलेबस वही है, स्टेट का भी सिलेबस लगभग वही जा रहा है। तो कुल मिलाकर के वही चीज़ें हैं सारी की सारी। बाकी 1-2 टॉपिक्स हैं वो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कल मैंने वीडियो में भी आपसे कहा था कि अब जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं, मतलब आज से जो हम करेंगे वो मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उन मिक्स क्वेश्चन से क्या होगा कि आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पहुंचेगी। तो जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे मिक्स के बेसिस पर, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है ना। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, मैं उनको ये एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमने काफ़ी सारे जो MCQ सीरीज़ हैं वो अपलोड की हुई है, तो आप उनको ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी सारा जो सिलेबस है आपका वहाँ पर कवर किया जा चुका है ऑलरेडी से, और उसके MCQs आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, जो कॉन्टिन्यूटी में आपकी वीडियोस चल रही हैं उन वीडियोस को आप देखिए। अभी कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि मेरा प्रयास ये है कि जितना भी सिलेबस है आपका टॉपिक वाइज, टॉपिक्स में जितने भी इंक्लूडेड हैं वो सारे के सारे कंटेंट आप तक पहुँचे। क्यों? क्योंकि अभी सभी जितने भी बच्चे हैं वो KVS सेट करके चुके हैं, और मैंने भी KVS की कहीं कराया था। और एस्टेट और एमपी वर्ग 1 के लिए बहुत ज़्यादा जो है टाइम नहीं बचा है। तो इस कम समय का यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, उसका सीधा सीधा सा एक ही फंडा है कि हम मेहनत ज़्यादा करें। मेहनत कैसे करनी है? पहली चीज़ तो अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड ये ले आइए कि भाई टाइम कम है, सिलेबस अभी आया है, प्रिपरेशन कैसे होगी। ये जो 3 सवाल आपके मन में आ रहे हैं इनको बिल्कुल आउट कर दो, ठीक। तो पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आएगा? जब ये नेगेटिव चीज़ें बाहर हो जाएगी। सिलेबस हमारे सामने है, 8 या 10 दिन जितना भी समय हमारे पास है, इस समय को इस सिलेबस के साथ कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है वही हमें करना है। और जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बिजनेस या मैनेजमेंट पढ़ते हैं, कम समय में कैसे हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं, वही मैनेजमेंट कहलाता है। तो अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये एक क्या है, आर्ट है ना, एक तरह की आर्ट है ये। तो अगर आप इसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर लोगे तो आपके लिए एग्जाम को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। जो चीज़ें, ऐसा तो है नहीं कि आपको 100% नहीं आता है, आता है, क्योंकि वो सभी मास्टर्स हैं, है ना, सभी ने MCOM वगैरह किया है। तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं आता है, क्यों आता है, और आपने ये सारी चीज़ें पढ़ करके निकले हैं, पॉलिश होनी बाकी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उन्हें देखेंगे, करेंगे, तो आपको वो चीज़ें समझने में आसानी होगी, है ना। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात क्या है, आप एक चीज़ अपने अंदर माइंड में लेकर के आए कि हमें एनी हाउ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। एक बात ये, एक जितने भी MCQs के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं उन सभी का गहन अध्ययन करना ज़रूरी है, ठीक। पेपर बनाने वाले इंसान ही हैं, रोबोट्स नहीं हैं, ठीक है। कंटेंट सिलेबस वही है, ठीक। क्वेश्चंस को बस घुमा सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है तो हो जाएगा। तो जितने भी MCQs डले हुए हैं उन सब की गहन अध्ययन आप कर लें। तीसरी बात,
अगर आपको कहीं पर किसी भी तरह की कोई क्वेरी आ रही है तो मैं वहां पर हाजिर हूं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां से आप मेरे से सीधा जुड़ सकते हैं और सीधा मैं ही उसका आंसर करने वाला हूं। ठीक, तो अनपेड में आपको इतनी सारी सुविधाएं फैसिलिटीज मिल रही हैं और मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूं, तो फिर आप क्यों डर रहे हो? आप एक चीज मान करके चलिए कि आप जैसे मैं अपना 100% दे रहा हूं, ऐसे आपको भी अपना क्या देना है, 100% देना है। तो मेरा 100%, आपका 100%। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम 2 गुना मेहनत करेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि एग्जाम क्वालिफाई ना हो जाएगा। केवल सही डायरेक्शन में सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हुए अपनी आप को बेस्ट प्रिपेयर कर रखना है एग्जाम्स के लिए। क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं। हो जाएगा ऐसा विश्वास मान करके चलिए। ठीक, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जो बच्चे नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए ताकि कनेक्ट हो सके। ठीक है, आधुनिकरण में सुधार, मॉडर्नाइजेशन इंप्रूव्स। क्या इंप्रूव करता है मॉडर्नाइजेशन? प्रोडक्ट्स, प्रोसेस, प्रक्रिया, कैपेसिटी, क्षमता, वर्कर्स, श्रमिक। मॉडर्नाइजेशन। अच्छा आपने ऐसा बताया जाता है कि जो मतलब जब पहली बार जो चिप होती है ना, चिप जिसमें आप डाटा स्टोरेज करके रखते हो, वो जब पहली बार बनाई गई थी तो उसको बहुत बड़े ट्रक में उसको लोड किया गया था, है ना। धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन होता गया। आज की डेट में आपकी छोटी सी चिप, छोटा सा 1 टेराबाइट या इससे भी ऊपर का जो डाटा है वो स्टोर कर लेती है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे आपकी जो कैपेसिटी है वो क्या होती चली जाती है, इंप्रूव होती चली जाती है। क्लियर है वाली बात? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर जाएगा वो सी जाएगा। नेक्स्ट, असर्शन दिया हुआ है लघु उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था पर बोझ है। ये तो पहली गलत हो गया। लघु उद्योग राज्य सरकार का विषय है, हाँ ये बात सही है। तो अगर ऐसा कहीं मिल रहा है ए गलत है आर सही है तो वो सही हो जाएगा। अगर यहां पर लिखा होता लघु उद्योग केवल राज्य सरकार का विषय है तो ये भी गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि लघु उद्योग केंद्र, राज्य, जिला और ब्लॉक जितने भी स्तर पर आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है काम कर रहा है सभी के स्तर का विषय है। क्लियर है? तो यहां पर केवल नहीं लगा है, राज्य सरकार का विषय है, यह बात सही है। केवल लगा होता गलत हो जाता। नेक्स्ट, व्यवसाय समाज का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। जोखिम व्यवसाय का एक आवश्यक तत्व है, जब तक जोखिम नहीं होगा व्यवसाय नहीं हो सकता, है ना। तो दोनों बात सही है, लेकिन जोखिम का समाज के साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। भाई बिजनेस जो है, व्यापार जो है, व्यवसाय समाज का हिस्सा है। क्यों है? क्योंकि उसमें जोखिम है, इसलिए नहीं, है ना। समाज का हिस्सा है, क्लियर है? ठीक है, क्योंकि समाज से उसे जो उसके तत्व है, एलिमेंट्स है, जो उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मिलते हैं। अगर ये होता तो सही चला जाता। ठीक, या जैसे आपका जोखिम व्यवसाय का एक आवश्यक तत्व है, लाभ की प्राप्ति जोखिम के आधार पर, जोखिम पर निर्भर है, तो ये दोनों बातें सही हैं। लेकिन व्यवसाय समाज का हिस्सा है और उसका आवश्यक तत्व नहीं है, तो स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। तो ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, समझकर मैंने आपसे कहा था कि गहन अध्ययन करना है। गहन अध्ययन का मतलब होता है समझ करके करना। तो अगर आप समझ करके करेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है। एंटरप्रेन्योर मतलब व्यवसायी कह सकते हैं। उद्योग में कप्तान है, बिल्कुल है साहब, कोई दो राय नहीं है। कप्तान मतलब लीडर, कैप्टन। जैसे मैं हूं, मैं अधिगम मंत्रा में क्या हूं, कैप्टन हूं। मैं बताता हूं, मैं इंस्ट्रक्ट करता हूं कि किसको कैसे काम करना है ना। भारत के औद्योगिक विकास में एंटरप्रेन्योर का कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है।
रूल नहीं है, रोल, हाँ रोल होगा, ये रोल है यहाँ पर, रोल। भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में या जो हमारा औद्योगिक विकास है उसमें एंटरप्रेन्योर का कोई रोल ही नहीं है। इसका मतलब तो जो लेंसकार्ट में पीयूष बंसल जी हैं या बोर्ड के अमन मित्तल हैं, ये सब फिर, या एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे जी हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये क्या ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे? क्या ये जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, इनका अहम रोल है इसमें। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका भारत के औद्योगिक विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई योगदान है नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो अगर ये गलत है, ये सही है, ये वाला सही हो जाएगा, है ना? क्लियर है? नेक्स्ट, भारत में उद्यमी विकास कार्यक्रम में सुधार हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। भारत में उद्यमशीलता का भविष्य उज्जवल है? बिल्कुल है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। फिर भी भाई एक बात कर रहा है कि सुधार हुआ है, एक कह रहा है उज्जवल भविष्य है। सुधार हुआ है ये बात सही है, भविष्य उज्जवल है ये भी बात सही है, लेकिन सुधार हुआ है इसलिए भविष्य उज्जवल है, ये कोई सेंस नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, व्यवसाय नैतिकता व्यवसाय की ओर से नैतिक व्यवहार को संदर्भित करती है? बिल्कुल सही बात है। इसका अर्थ उन सिद्धांतों से है जो व्यापारी के नैतिक आचरण का मार्गदर्शन और शासन करते हैं। बात तो दोनों सही लग रही है। एक बार यहाँ पे और देख लेता हूँ, बिजनेस एथिक्स रेफर टू मोरल बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन। बिल्कुल बिजनेसमैन का मोरल बिहेवियर है भाई, करेक्ट, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल विच गाइड्स एंड गवर्न द मोरल कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हाँ, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये दोनों सही है और आर ए का सही कथन है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसको मैच करना है। इनएडिक्वेट मतलब निधियों की अप्राप्यता, विलंब निधि, खरीद की उच्च लागत, अत्यधिक बाजार प्रतिस्पर्धा। इनएडिक्वेट ऑफ फंड्स, डिलेड फंड, हायर कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, एक्सेसिव मार्केट कंपटीशन। यहां पर दिया हुआ मुनाफे का घाटा हुआ मार्जिन, और विक्रय मूल्य में कमी, प्रबंधकीय संकट, प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में असमर्थता। इनएडिक्वेट फंड, तो ये देख लेते हैं पहले। इनएडिक्वेट फंड, तो अगर फंड इनएडिक्वेट होगा, अगर अप्राप्त निधि होंगी, मतलब आपके पास प्रॉपर पैसा नहीं होगा, तो आपको घाटा होगा, गलत। विक्रय मूल्य में कमी हो जाएगी, प्रबंध के संकट आने शुरू हो जाएंगे, इन एबिलिटी टू, हाँ देखो, इनएडिक्वेट ऑफ फंड, अगर आपके पास प्रॉपर फंड नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो आपने कमिटमेंट्स किए हुए हैं आप उनको पूरा नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट का तो डी चला जाएगा। अब ये देख लो कि फर्स्ट का डी किस किस के साथ है, तो ये दोनों तो गए। अच्छा, फोर्थ में बी भी है, तो सेकंड का पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। सेकंड या थर्ड का तो डिलेड फंड एंड हायर कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि अगर फंड डिले होंगे तो क्या उसका मार्जिन पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन पर? भाई ये तो खत्म हो गया। या सेलिंग प्राइस पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? अच्छा एक बार बताओ, अगर फंड डिले होंगे तो उसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि मैनेजरियल क्राइसिस होने शुरू हो जाएंगे। तो इसका सी हो गया, तो ये वाला सही चला जाएगा। बाकी देख लेते हैं। हायर कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, ये तो मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है कि ये मार्जिन ऑफ प्रॉफिट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और फिर एक ही बच रहा है, डी का बी हो जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट कंपटीशन ज्यादा होगा तो आपका जो सेलिंग प्राइस है उसको क्या करना पड़ जाएगा, कम करना पड़ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, पेटेंट अधिकार अधिनियम अस्तित्व में आया। पेटेंट राइट एक्ट कम इनटू एक्सिस्टेंस, बताइए कभी आया? 1970, 71, 72 या 73? पेटेंट राइट एक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 1972। ठीक है, 1972।
एक्सिस्टेंस में कब आया? 1972। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवाचार का चरण नहीं है? कौन सा नवाचार का चरण नहीं है? क्लियर है? चलिए, व्यवसाय विचार की पहचान, व्यापार योजना, परियोजना रिपोर्ट का गठन, या इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ इनोवेशन? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, बिजनेस प्लानिंग, फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर जाएगा नन ऑफ दीज। बाकी ये मैंने एक आपका लगाया है जहाँ पे इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस है, नॉलेज, प्रोसेशन, डिसीजन, इम्प्लीमेंटेशन और फिर कन्फॉर्मेशन। ये पूरा इसका जो है काम करता है पूरा प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो अहमदाबाद जाएगा। इसको EDII भी बोलते हैं या IEDI भी आपको मिल जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो आप एक बार इसको देख लेना ताकि आपको क्या चल सके, पता चल सके। क्लियर है? ठीक है ना? इस मतलब कि अगर इसकी फुल फॉर्म देने के लिए आती है तो वो भी आप क्या कर सको, दे सको। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का चरित्र है? निरंकुश, आदेश देना, अनुकरणीय आचरण, या जोखिम वहन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप? लीडरशिप का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? और तो ऑटोक्रेटिक नहीं है, ऑर्डर देना नहीं है, हाँ एग्जाम्पलरी कंडक्ट है, रिस्क बियरिंग नहीं है। तो सी वाला जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। प्रेरणा में निम्नलिखित तत्व शामिल नहीं है। प्रेरणा, मोटिवेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। कौन कौन से नहीं है? मिशन, मकसद, व्यवहार, लक्ष्य। लक्ष्य होगा तो मोटिवेशन होगा। क्या कहा मैंने? लक्ष्य होगा तो मोटिवेशन होगा, और लक्ष्य को ही क्या कह सकते हैं? मोटिव। तो लक्ष्य और मोटिव तो बिल्कुल सही है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। अब जैसे आप इसको इस तरह से समझिए, आपका मोटिव MP वर्ग 1 या स्टेट है, आप उसको टारगेट लेते हुए चल रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आप बिहेव कर रहे हो कि सर हमें ये करा दो, हमें वो करा दो, हमें ऐसे करा दो, हमें वैसे करा दो। अपना टाइम मैनेजमेंट उसी के अकॉर्डिंग लेते हुए चल रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपको मोटिवेशन आ रहा है कि भाई हमें एनी हाउ इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, और अगर उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा तो आपके बिहेवियर में क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली चेंज आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मिशन इसका किसी भी प्रकार से तत्व नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रिड योजना का एक आवश्यक तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ग्रिड प्लानिंग? योजना सरल होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। योजना लक्ष्य उन्मुख होनी चाहिए। योजना शीर्ष पर शुरू होनी चाहिए। दीर्घकालिक और लघु योजनाओं के साथ समन्वय न करना। नॉट एसेंशियल। प्लानिंग शुड बी सिंपल, प्लानिंग शुड बी गोल ओरिएंटेड, प्लानिंग मस्ट स्टार्ट एट द टॉप, नॉट कोऑर्डिनेशन विद लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट प्लान्स। तो मेरे ख्याल से यही इसका एलिमेंट नहीं है भाई। प्लानिंग शुड बी सिंपल होनी चाहिए, है ना, और गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, और टॉप पर होने चाहिए, लेकिन उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए। ये बात गलत है। उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के बीच में। नेक्स्ट। अशोक लेलैंड, आपने सुना होगा ना, अशोका लेलैंड नाम सुना होगा, ट्रक्स बनते हैं, की स्थापना किस परिवार में हुई थी? विच फैमिली वाज एस्टैब्लिश्ड द अशोक लेलैंड इंडस्ट्री? LEYLAND। अंबानी, हिंदुजा, बिरला, टाटा। बताइए। तो बिरला नहीं है, आदित्य बिरला है, रतन टाटा जी है, मुकेश अंबानी जी हैं, हिंदुजा परिवार में हुई थी। क्लियर है? नेक्स्ट। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया था? एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बिहार गवर्नमेंट,
केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार। अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? गुजरात में। तो किसने स्थापना करी होगी? गुजरात सरकार ने। किस सरकार के दौरान हुआ, कब हुआ, कौन उस वक्त प्रधानमंत्री थे, या किसकी सरकार में हुआ? तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन का कार्यात्मक कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। ओके, फंक्शनल फंक्शन की बात कर रहा है। बाजार अनुसंधान बिल्कुल है, बाजार समारोह की योजना, उत्पाद योजना है, ग्रेडिंग और मानकीकरण है। यही वाला नहीं लग रहा भाई मुझे, बताना जरा करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका। यही वाला जाएगा, ठीक है। तो 16 किसके साथ जाएगा? बी के साथ। नेक्स्ट, ओके, पेटेंट अधिनियम आ गया। पेटेंट अधिनियम, ट्रेडमार्क एक्ट आ गया, एनआरडीसी आ गया। एनआरडीसी एक्ट राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम अधिनियम, और AISSIB अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड, किसकी स्थापना कब हुई? तो पेटेंट की तो 1972 आपने 70 करा था, तो 1970 तो ये आ गया भैया, ठीक। पेटेंट एक्ट क्लियर है। तो पहले का तो सी हो गया, तो ये दोनों तो गए। अब क्या कर सकते हो बताओ? है पता कुछ कुछ है तो बताओ। एक है ट्रेडमार्क एक्ट, एक है एनआरडीसी एक्ट, एक है ऑल इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड। बताइए क्या होगा? तो अगर मैं इसमें एक चीज समझूं, जैसे कई बार ऐसा नहीं होता ना, तो मैं एक क्रोनोलॉजी बैठा लेता हूं। मतलब कई बार मेरा ऐसा सही हुआ है, तो मैं इसको क्रोनोलॉजी बैठा लेता हूं। इसमें से ये देखना शुरू करो कि भाई एक का अगर हमें पता है तो बाकी के 3 नहीं समझ आ रहे हैं। जैसे सपोज करो, तो जैसे ट्रेडमार्क है, नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वैसे ये केवल तुक्के वाली बात है अल्टीमेटली तुक्के वाली बात। अगर आपको करेक्टली पता होगा तो ये आप कर पाओगे। इन तीनों में से सबसे पुराना क्या हो सकता है? ऑल इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड, नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो अगर मैं इनको देखूं तो एक चीज मेरे ये समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं जो भी हमारा इंडस्ट्रियल स्टार्ट हुआ वो हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ। कब हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब 1940 या 1949, 47, 50, 51 में आपकी फर्स्ट वो आई, और 56 में आपका इंडस्ट्रियल वो आया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीजें 50 के बाद की होनी चाहिए लगभग, है ना भाई। 47 के बाद तो होनी चाहिए ना, 1947 के बाद तो होनी चाहिए। तो अब क्या इनमें से 1947 से पहले का कुछ है क्या? हाँ, एक है, ये रहा 1940। तो इसको इससे मैच कर दें अगर। वैसे मेरा करेक्ट आंसर यही है, बस मैं खाली, आप समझ रहे हो मैं क्या रिलेट करना चाह रहा हूं। कई बार ऐसी चीजें ना आप कर सकते हैं इन चीजों को कि भाई आप लॉजिकली, मतलब लॉजिक कुछ नहीं है भाई, ऐसा भी हो सकता है कि पहले भी आई हुई हो बहुत सारी चीजें। कई बार ये लॉजिक काम भी नहीं करता, बट कई बार ये कर भी जाते हैं। नहीं से तो बेहतर है कर देना, ठीक है। तो उल्टा सीधा लगाने से बेहतर है कि जो आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है तो वहां पर चाहिए, ठीक। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि कहां पर क्या क्या चीजें हुई हैं, कि मुझे तो पता है इनका। तो जो आपका पेटेंट एक्ट आया है वो आया है आपका 1970 में। जो आपका ट्रेडमार्क एक्ट है वो आया है 1940 में, ठीक है। और जो आपका एनआरडीसी एक्ट है वो आया है आपका 1953 में। और लास्ट जो आपका बच रहा है ऑल इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड, ये जो आया है आपका 1954 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एंटरप्रेन्योर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राजनीति विकास में, सामाजिक विकास में, आर्थिक विकास में, इनमें से कोई नहीं। एंटरप्रेन्योर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल।
देखिए इकोनॉमी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो वो निभाता है, लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा वो जो अपना रोल प्ले करता है ना, वो सोशल डेवलपमेंट में करता है। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि यू हैव टू फाइंड सम प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। आप सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करो, वहाँ से क्या करो, उसका सॉल्यूशन निकालो और उन सॉल्यूशन को ले आओ। तो उससे क्या होगा, लोगों की लाइफ इजी हो जाएगी। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मैं पिछले 1-1.5 साल में लगभग देख रहा था कि पीजीटी कॉमर्स को लेकर के ऐसा कौन सा चैनल है जो पीजीटी कॉमर्स की फुल फ्लैग प्रिपरेशन कराता है। अगर आप पीआरटी वगैरह की करेंगे, सीटेट वगैरह की करेंगे, या नॉर्मल टेट एग्जाम जो प्राइमरी लेवल पर होते हैं, अगर आप उनकी बात करेंगे तो देयर आर मल्टीपल चैनल्स, मतलब इन्फिनिट भी कह सकते हो, इन्फिनिट चैनल्स आर देयर जो उसकी प्रिपरेशन कराते हैं। लेकिन क्या पीजीटी कॉमर्स के आपको कितने चैनल जानते हो आप? तो आई वॉज सपो, और जो हैं भी या तो वो इंग्लिश में करा रहे हैं या प्योर हिंदी में करा रहे हैं, बाइलिंगुअल नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है, अभी क्या कॉमर्स की कोई प्रिपरेशन नहीं करता है भाई, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कोर्सेज, जो पेड कोर्सेज उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, 6-6, 7-7, 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये नहीं पे कर सकते भाई। यार एक बात बताओ, जो प्रिपरेशन कर रहा है, जो अपने घर से दूर रह करके प्रिपरेशन कर रहा है, अपने घर में रह करके प्रिपरेशन कर रहा है, या बहुत सारे जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अकेले भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यार जो अफेक्ट करते हैं, नहीं है उसके पास देने के लिए। तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि उनको इस चीज़ का हेल्प हो सके? तो मैंने क्या किया, मैंने अधिगम मंत्रालय आया, जहाँ पर मैं हर टॉपिक कॉमर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर आने वाले टाइम में ले आऊँगा, ये मेरा मन है। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने एक प्रॉब्लम फाइंड करी कि भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम है और उसका मैंने सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, ये सॉल्यूशन वही वाली चीज़ है कि इस सॉल्यूशन में आपका कंट्रीब्यूशन भी चाहिए। आपका कंट्रीब्यूशन कैसे होगा कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ कनेक्ट होंगे तब इस चैनल का मोटो पूरा होगा। क्यों? क्योंकि इस चैनल का जो फॉर्मेशन हुआ है, वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस चीज़ को फील कर सकते हो कि जब आप सर्च करते हो तो जब चीज़ें नहीं मिलती हैं और आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ जाता है ना, तो वो वाली बात है। क्लियर है ना ये वाली बात? तो ऐसे ही आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो जिन तक चैनल अभी तक नहीं पहुंचा होगा और वो प्रिपेयर कर रहे होंगे और उन्हें कुछ नहीं मिल रहा होगा, तो उन तक ये पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है ताकि वो भी प्रिपरेशन कर सके। क्यों? क्योंकि एक एस्पिरेंट ही ये समझ सकते हैं कि किस प्रिपरेशन करने में कितना टाइम लगता है, समझ लो। तो एंटरप्रेन्योर का जो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो सोशल डेवलपमेंट में होता है। क्लियर है? तो यू शुड हैव टू बी कंट्रीब्यूट इन द सोशल डेवलपमेंट। तो आप भी फटाफट से चैनल को शेयर करना शुरू करो ताकि जो मेन मोटो है इस चैनल का वो अचीव हो सके। क्लियर है? नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। कार्य लागत का अर्थ है वर्क कॉस्ट। वर्क मतलब जितना भी सारा काम हो रहा है, फैक्ट्री ओवर हेड भी वर्क है, प्रत्यक्ष व्यय भी वर्क है, मशीन का रख रखाव भी काम की श्रेणी में आ रहा है, कार्य की श्रेणी में, तो सभी हो गए ये तो। क्लियर है? नेक्स्ट, एक व्यवसाय जो डैश मूल्य के खिलाफ काम करता है लंबे समय से सफल नहीं हो सकता है। देखो फिर वही बात आ गई, अ बिजनेस विच वर्क्स अगेंस्ट डैश वैल्यू में नॉट सक्सीड इन द लॉन्ग रन। किसके अगेंस्ट? सोशल, फाइनेंशियल, मार्केट, पर्सनल, सामाजिक, वित्तीय, बाजार या व्यक्तिगत। अगर कोई व्यापार सामाजिक मूल्य के खिलाफ काम करेगा तो वो लंबे समय तक सफल नहीं रह पाएगा। क्लियर है ये वाली बात? तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ यू वॉन्ट टू ग्रो इन योर बिजनेस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, असर्शन दिया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप न केवल व्यक्तिगत विशेषता बल्कि एक समूह व्यवहार भी है। एंटरप्रेन्योरशिप नॉट ओनली पर्सनल ट्रेट बट अ ग्रुप बिहेवियर। मूल रूप से एंटरप्रेन्योरशिप एक रचनात्मक गतिविधि है। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी। तो एंटरप्रेन्योरशिप नॉट ओनली पर्सनल ट्रेट बट अ ग्रुप बिहेवियर। ठीक है, तो इज नॉट अ इंडिविजुअल विशेषता एंटरप्रेन्योरशिप बल्कि समूह विशेष एंटरप्रेन्योरशिप में केवल व्यक्तिगत विशेषता है
बल्कि एक समूह व्यवहार है, एंटरप्रेन्योरशिप पर्सनल ट्रेट है। ये वाला गलत हो जाएगा बच्चे और ये वाला सही हो जाएगा। तो जहां पर भी आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ए गलत है और आर सही है, वही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी के विपणन वातावरण में विपणन के बाहर के कारक होते हैं जो विपणन प्रबंधक को अपने लक्षित ग्राहक के साथ सफल लेन देन को विकसित करने और बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। किसने कहा? अ कंपनीज मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स आउटसाइड मार्केट। जो कंपनी के आउटसाइडर्स हैं, बाहर हैं, वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दैट अफेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट एबिलिटी, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट की एबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। टू डेवलप एंड मेंटेन सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, और वो साथ साथ में स्टेबल भी करते हैं और डेवलप करते हैं क्या, सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन को। किसमें? ताकि वो अपने कस्टमर्स को क्या कर सके, टारगेट कर सके। तो ये किसने कहा है? ऐसी भाषाएं मार्शल ही देते हैं। तो सीधी सीधी सी बात है। नेक्स्ट, बाजार में अपूर्णता पैदा करता है जो अंततः बिक्री और मुनाफे की मात्रा को बढ़ाता है। क्रिएट्स इम्परफेक्शन इन द मार्केट विच अल्टीमेटली इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल एंड प्रॉफिट। पदोन्नति, नवाचार, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रमोशन, इनोवेशन, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। creates imperfection in the market which ultimately increase the volume of sale. इनोवेशन से क्या होगा? जो आपकी बिक्री और आपका मुनाफा है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग नए नए प्रोडक्ट्स और नए नए इनोवेशंस की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, गस्टेशन पीरियड इज कंसर्न्ड विद, गर्भधारण अवधि किसे कहा जाता है? मतलब ये एक पीरियड होता है जब आपका बिजनेस, आप समझ रहे हो इस चीज को, जब आपका बिजनेस करने का आइडिया आपके माइंड में आता है और जब आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो। जैसे मेरे मन में आया कि भाई मैं एक चैनल स्टार्ट करता हूँ जो बच्चों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके और उन्हें एक ही जगह पर किसी भी लेवल का वो एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो उनको फ्री ऑफ क्लासेस जो है इजीली अवेलेबल हो जाए एक सिंगल क्लिक से। तो ये आइडिया आया और ये जब इम्प्लीमेंट हुआ, तो आइडिया सपोज करो 1 महीना पहले आया, इम्प्लीमेंट मैंने आज किया है ना। तो इस बीच का जो समय है, इन दोनों के बीच का जो समय है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गस्टेशन पीरियड, और इसको कहा जाता है इम्प्लीमेंटेशन पीरियड। ये किससे जुड़ा होता है? इम्प्लीमेंटेशन पीरियड से। एक तो आइडिया जाएगा, आइडिया के बाद आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा, उन दोनों के बीच में क्या होगा? उन दोनों के बीच में क्या होगा? गस्टेशन पीरियड, है ना। नेक्स्ट, प्रबंध एक ऐसा पेशा है जिसका, यह कथन किसका है? प्रबंध एक पेशा है, ये किसने कहा है? जॉर्ज आर टेरी ने, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने, हेनरी फ्योल ने, या इन्वेस्टमेंट ये कहां से आ गया? ये तो होगा ही नहीं, ये 3 है। बताइए क्या सही है? What will be the correct answer? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। क्लियर? नेक्स्ट, प्रति यूनिट निश्चित लागत कब बढ़ती है? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस। देखिए, आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन कम होता चला जाएगा तो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। बताओ, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कब होता है? जब आपका प्रोडक्शन कम हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल आपके सामने। एक परियोजना है, अ प्रोजेक्ट इज, गतिविधियों का समूह, एकल गतिविधि, असंख्य गतिविधियों का समूह, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या इसका सही आंसर है? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? तो ये क्या है? क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज, गतिविधियों का एक समूह। प्रोजेक्ट में बहुत सारी जो है एक्टिविटीज शामिल होती हैं तो वो एक क्लस्टर बन जाता है। लाभ आयतन अनुपात, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो शोज द रिलेशन। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो किसके बीच में दिखाएगा? कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में। सिंपल, ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी याद कर लेना इसका। निम्नलिखित में से कौन सा अवसर एक प्रकार का अवसर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी?
पहला अवसर, अवसर बनाया, अंतिम अवसर, इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, लास्ट। तो भाई पहल विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी? अवसर बनाना, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। क्लियर है? नेक्स्ट, ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्डेड आंसर्स हैं इनके। सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, ड्राइव, कप, रिस्पॉन्स, या ऑल, ऑल, सभी। नेक्स्ट, बाजार मांग को किस रूप में भी जाना जाता है? मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज मार्केट डिमांड। एक व्यक्ति ने इतनी डिमांड करी, बी ने इतनी डिमांड करी, सी ने इतनी डिमांड करी, डी ने इतनी डिमांड करी, तो टोटल डिमांड क्या हो गई? मार्केट डिमांड, जिसको हम बोल देते हैं 2, 3, 5 या 15। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एग्रीगेट भी बोल सकते हैं। तो डी वाला क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। परियोजना पहचान किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील्स विद व्यवहार्य उत्पाद विचार, तार्किक अवसर, प्रभावी मांग। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन वीपीआई से, विएबल प्रोडक्ट आइडिया। ठीक। नेक्स्ट, तकनीक आर्थिक विश्लेषण निम्नलिखित की पहचान से संबंधित है। टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आपूर्ति क्षमता, मांग क्षमता, निर्यात क्षमता, आयात क्षमता, सप्लाई पोटेंशियल, डिमांड पोटेंशियल, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, इंपोर्ट पोटेंशियल। टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस, टेक्नो इकोनॉमिक, टेक्नो इकोनॉमिक, टेक्नो इकोनॉमिक, टेक्नो, टेक्नोलॉजी कैसे कैसे आएगी? जैसे जैसे डिमांड जनरेट होती रहेगी वैसे वैसे टेक्नोलॉजी क्या होती रहेगी? इम्प्रूव होती रहेगी। तो टेक्नोलॉजी सीधा सीधा किससे चला जाएगा? डिमांड पोटेंशियल से चला जाएगा। और इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। बहुत सारे जो आपके आंसर्स हैं, अगर आप बेसिक लॉजिक लगाएंगे तो वहां से वो आपका हो जाएगा। क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करके, ऑप्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ने के बाद संतुष्टि जब हो जाए उसके बाद ही टिक करना। फालतू में अपना माइंड प्रेशर में ले जा करके हैक्टिक करके क्वेश्चंस सही करते हुए गलत मत कर देना। समझ आ रहा है? जोखिम पूंजी नींव कहां स्थापित की गई? रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कहां स्थापित की गई? वो कब स्थापित की गई? कब आएगा ये कहानी? कब? 1975। सिंपल। आमतौर पर विविधीकरण में शामिल है। जनरली डाइवर्सिफिकेशन क्लासिफाइड इन, तो क्लासिफिकेशन किस किस में शामिल होता है? मतलब कितने तरीके हैं? 2, 3, 4, 5, तो 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 4। नेक्स्ट, विपणन के क्षेत्र में क्या शामिल है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन नेचर ऑफ मार्केटिंग? उत्पाद योजना, उत्पाद का वर्गीकरण, उपभोक्ता, ग्राहक। ग्राहक। ठीक। देखिए, एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर। जैसे आपने ब्रेड ली है ना, तो आपने ब्रेड ली, आपने उस ब्रेड को खा लिया, तो आप कंज्यूमर हैं। ठीक है, कस्टमर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं। लेकिन अगर आप उसका यूटिलाइजेशन किसी और चीज में करो तो आप क्या? कस्टमर। तो ये कस्टमर जो है ना, तो कस्टमर क्या एक ब्रॉड थिंक है, उसमें आपकी कैपिटल गुड्स की भी यूटिलाइजेशन होता है और जो हाउस होल्ड गुड्स है उसका भी यूटिलाइजेशन, दोनों ही फर्म के लिए क्या है? कस्टमर्स है। क्लियर है? तो कस्टमर्स इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट, उद्यम क्या चीजें करता है? वे जिन रास्तों का पालन करते हैं और जो निर्णय वे कुछ बिंदु और सफलता के स्तर पर पहुंचने के लिए लेते हैं। What are the things that enterprises do, the paths they follow and the decision they take in order to reach certain points and level of success is known as strategies. रणनीति। रणनीति के आधार पर ही तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। क्लियर है? अब जैसे अब आपका एग्जाम है, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, उसमें मेरिट में नाम लेकर के आना है, गवर्नमेंट जॉब को लेना है, तो उसको आप कैसे करोगे? स्ट्रेटेजी बना करके करोगे, है ना। व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से आउट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या कौन करता है? वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड, आंतरिक मांग की मात्रा अवसर बनाता है।
पर्यावरण में मौजूद अवसर या उपरोक्त कोई नहीं, बताइए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित किया गया है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज डिफाइंड एज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उत्पाद, पदोन्नति, विपणन या उत्पादन, प्रोडक्ट, प्रमोशन, मार्केटिंग या प्रोडक्शन। डिस्कवरी ऑफ बिजनेस, जब आप प्रमोशन करोगे तो ऑटोमेटिकली डिस्कवरी होनी शुरू हो जाएगी, मतलब लोग जानना शुरू कर देंगे। DPR क्या है? DPR क्या है? DPR कार्य योजना है, वर्किंग प्लान है, एक्शन प्लान है, इंप्लीमेंटेशन प्लान है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। DPR, DPR होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें आपकी जितने भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इनसाइट्स है वो सभी के सभी कुछ उसके अंदर दी हुई होती हैं। तो कुल मिला करके DPR क्या हो गया? आपका एक्शन प्लान हो गया कि किस तरह से हमें काम को करना है। तो ये रहे आपके आज के 40 क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा रहा, क्वेश्चंस कैसे लगे और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये भी तो मुझे बताओ। प्लस अगर आपको ने कुछ नया सीखा है, कुछ नए क्वेश्चंस आपने किए हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल का मोटो बिल्कुल अलग है और उसी मोटो के लिए हमें काम करना है। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए ताकि ज़्यादा लोग इससे कनेक्ट हो सके। क्लियर है? और बाकी कल हम मिलेंगे फिर और कुछ नए मिक्स क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और कहीं पर अगर कोई क्वेरी आती है देन यू कैन आस्क। आपके सभी जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मिलेंगे कल। जय हिंद।